नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। खबर देहरादून से है। कल से विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो रहा है और ये बजट सत्र 3 दिनों तक चलने वाला है। और सरकार 4 महीनों के लिए दरअसल बजट लेकर आ रही है। कल से विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो रहा है। 3 दिनों तक ये बजट सत्र चलने वाला है। 3 दिनों तक चलने वाले इस बजट सत्र में उत्तराखंड के लिए 4 महीनों के लिए बजट पेश किया जाएगा। बजट लेकर आ रही है सरकार। लेकिन नई सरकार का गठन हुआ है, ऐसे में अब 4 महीने का बजट सरकार लेकर आ रही है। 3 दिन तक चलेगा बजट सत्र और इसी बजट सत्र में अगले 4 महीनों के लिए सरकार बजट लेकर आ रही है। 4 महीनों के लिए बजट ला रही है सरकार। खबर उत्तराखंड से है। कल से विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो रहा है। विधानसभा का ये बजट सत्र 3 दिनों तक चलने वाला है। 3 दिनों तक चलने वाले इस बजट सत्र में अगले 4 महीने के लिए उत्तराखंड सरकार बजट लेकर आ रही है। देखिए, हाल ही में नई सरकार का गठन हुआ है और नई सरकार के गठन के बाद अब बजट सत्र शुरू हो रहा है और इसी बजट सत्र में अगले 4 महीनों के लिए बजट लाएगी सरकार। चार महीनों के लिए बजट ला रही है सरकार। कल से विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो रहा है। तीन दिनों तक चलने वाला है ये बजट सत्र। देखिए, 3 दिनों तक बजट सत्र चलने वाला है। 4 महीने के लिए बजट ला रही है सरकार और कल से यह बजट सत्र शुरू हो जाएगा। प्रदेश में धामी सरकार का दूसरा कार्यकाल शुरू हो गया है। मंत्रिमंडल के गठन के साथ ही कैबिनेट की पहली बैठक हो चुकी है और अब बारी सरकार के द्वारा सत्र कराने की है। सत्र 3 दिनों तक चलेगा। 5वीं विधानसभा का पहला सत्र 29 मार्च से 31 मार्च तक चलेगा। विधानसभा सत्र से पहले प्रदेश को पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष मिलने जा रही है। इससे पहले कोटद्वार विधायक ऋतु खंडूरी ने नवनिर्वाचित विधानसभा के अध्यक्ष पद के लिए नामांकन भर दिया था। ऋतु खंडूरी पूर्व सीएम बीसी खंडूरी की बेटी और दूसरी बार विधायक चुनकर आई हैं, जिन्हें महिला कोटे से यह जिम्मेदारी दी जा रही है। वो सीएम की रेस में भी रही। कांग्रेस की तरफ से पर्चा न भरने के कारण खंडूरी का निर्विरोध चुना जाना तय है। और सबसे खास बात यह है कि अब सारे जो प्रोसीजर है वो पूरा हो चुका है। सत्र शुरू हो रहा है। ऋतु खंडूरी को बड़ी जिम्मेदारी मिली है। 29 से 31 मार्च तक सत्र चलने वाला है। तो तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। देखिए, सत्र को लेकर तमाम तैयारियां भी पूरी हो चुकी हैं। सारे प्रोसीजर्स को भी पूरा कर लिया गया है। सबसे खास बात यह है कि इस बार महिला विधानसभा अध्यक्ष होंगी। सुदीप का हम एक बार अब रुख करेंगे। सुदीप लगातार आपको पूरी जानकारी देते रहे, चुनाव से पहले, चुनाव की तैयारियों तक और चुनाव के बाद, चुनाव के नतीजों तक, नतीजों के बाद सरकार के गठन तक की हर जानकारी सुदीप ने आपको लगातार दी है। हमारे विशेष संवाददाता लगातार आपको वहां से अपडेट देते रहे। और अब रुख करेंगे अब जो प्रक्रिया शुरू होने वाली है उसकी। सुदीप, 3 दिन तक बजट सत्र चलेगा। इस बजट सत्र में क्या कुछ खास रहने वाला है? जी देखिए, बजट सत्र को लेकर भी थोड़ी देर पहले कार्य मंत्रणा की बैठक हो चुकी है। कल सुबह 10 बजे राज्यपाल का भाषण होगा, जो कि लेखानुदान से पूर्व की एक परंपरा है। और कल वोट ऑफ थैंक्स भी होगा गवर्नर का। तो जो कार्य मंत्रणा की अभी की बैठक थी वो बहुत लंबी नहीं चली, क्योंकि अभी जो चर्चा हुई है वो सिर्फ राज्यपाल के भाषण पर हुई है। कल कार्य मंत्रणा की बैठक एक बार फिर से हो सकती है, जिसमें कि कल के बाद यानी परसों का जो एजेंडा होगा सरकार का लेखानुदान पर, उस पर चर्चा होगी। थोड़ी देर पहले जो कार्य मंत्रणा बैठक में शामिल थे, लक्सर के विधायक हैं बसपा से शहजाद लाहबोली, उन्होंने कहा है कि सदन में वो सरकार को महंगाई, बेरोजगारी के मुद्दे पर घेरेंगे। साथ ही अवैध खनन पर भी बसपा पूरा हल्ला बोलेगी, क्योंकि हरिद्वार में बहुत बड़े पैमाने पर अवैध खनन हो रहा है। पिथौरागढ़ में रॉयल्टी जमा हो रही है, हरिद्वार में अवैध खनन हो रहा है। तो इन सारे मुद्दों पर बसपा कल अपनी आवाज बुलंद करेगी।
और कल से सत्र है, तो सत्र में कांग्रेस का क्या रुख होगा ये भी अभी स्पष्ट हो जाएगा। हालांकि प्रीतम सिंह जी ने कहा था कि कांग्रेस पूरी तरीके से सरकार को घेरने का काम करेगी, भले उन्हें कोई भी जिम्मेदारी पार्टी दे, चाहे नेता प्रतिपक्ष के तौर पर रहें या सिर्फ एक सामान्य विधायक के रूप में, पर पार्टी मजबूती से अपना पक्ष सदन में रखेगी। जी पूजा। अच्छा, इंपॉर्टेंट ये है कि नेता प्रतिपक्ष को लेकर अभी भी संशय बना हुआ है कांग्रेस के अंदर। सत्र का आगाज होने जा रहा है और अभी वहां पर तस्वीर साफ नहीं है। हालांकि सड़कों पर कांग्रेस की महिलाएं महंगे सिलेंडर और महंगाई के और तमाम जो चीजें उनको लेकर सड़कों पर उतर आई है प्रीतम सिंह के नेतृत्व में, लेकिन दूसरी तरफ सेशन के दौरान में क्या कुछ स्ट्रैटेजी रहेगी इसको लेकर अभी तक कोई खुलासा नहीं है, जबकि सरकार की पूरी तैयारी है। जी देखिए, आज 4 बजे कांग्रेस की विधानमंडल दल की बैठक की जानकारी है, जहां वो अपना नेता प्रतिपक्ष चुनेंगे और नेता प्रतिपक्ष के ऊपर ये निर्भर करेगा कि वो सदन में किस तरह विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए कल से ही सरकार को घेरने का प्लान बना रहा है। महत्वपूर्ण तरीके से अगर समझें तो 6 बार के विधायक प्रीतम सिंह का नाम प्रमुखता से सबसे ऊपर है। यूं तो हरीश धामी ने भी अपनी दावेदारी पेश की है, वो धारचूला से विधायक बने हैं। तो देखना होगा कि विधानमंडल दल की बैठक में क्या निर्णय होता है, या आला कमान से कांग्रेस से जो मैसेज आ रहा है उसी को सभी पार्टी के विधायक मानेंगे। ठीक है सुदीप, बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। देखिए, जाहिर सी बात है, सरकार गठन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, अब सरकार चलाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और इम्पॉर्टेंट है बजट में क्या कुछ प्रावधान रहेंगे अगले 4 महीनों के लिए, सरकार ने किस तरीके से पूरी प्लानिंग की है और विपक्षी पार्टियां किस तरीके से सरकार की घेराबंदी को लेकर तैयारियां कर चुके हैं। जैसा कि सुदीप कह रहे थे कि बसपा ने बड़ी तैयारियां कर ली हैं, महंगाई से लेकर जो अवैध खनन चल रहा है उस तमाम मुद्दे को लेकर पूरी तैयारी बसपा की ओर से की जा चुकी है। इस बीच कांग्रेस विधानमंडल दल की बैठक आज शाम के 4 बजे कांग्रेस भवन में होगी। नेता प्रतिपक्ष का चयन होना है। प्रीतम सिंह, यशपाल आर्य, हरीश धामी रेस में सबसे आगे हैं। ये 3 चेहरे हैं जो कि लगातार बने हुए हैं आगे। कांग्रेस विधानमंडल दल की बैठक में आज नेता चुना जाएगा। कौन नेता प्रतिपक्ष होगा इसको लेकर तस्वीर साफ हो जाएगी। हालांकि देखिए, बहुमत का आंकड़ा 47 का बीजेपी के पास में है। अच्छी खासी बढ़त एक बार फिर से बीजेपी को मिली। दूसरी तरफ कांग्रेस के सपने चकनाचूर हो गए। प्रीतम सिंह, यशपाल आर्य और हरीश धामी 3 लोगों की अभी तक अपनी दावेदारी है, जबकि नंबर 1 पर लगातार प्रीतम सिंह बने हुए हैं और हरीश धामी भी अपनी रेस में नंबर 1 खुद को बता रहे हैं। और वहीं यशपाल आर्य अच्छे खासे, वो भी एक्सपीरियंस्ड हैं, तो वो भी लगातार रेस में बने हुए हैं। तो ये 3 चेहरे हैं जो नेता प्रतिपक्ष के तौर पर रेस में सबसे आगे चल रहे हैं, लेकिन इनमें नंबर 1 पर अभी भी नेता प्रतिपक्ष के तौर पर प्रीतम सिंह ही बने हुए हैं। कांग्रेस विधानमंडल दल की बैठक है आज शाम के 4 बजे बैठक होनी है। कल से सेशन शुरू हो रहा है। संदीप नेगी मेरे साथ, मेरे सहयोगी जुड़ गए। संदीप का एक बार हम रुख करेंगे। संदीप, नेता प्रतिपक्ष को लेकर तस्वीर आज शाम के 4 बजे साफ हो जाएगी, लेकिन क्या ये लगभग तय है कि आज शाम के 4 बजे तस्वीर साफ हो जाएगी? जी बिल्कुल, देखिए चूंकि कल से विधानसभा का जो बजट सत्र है वो आहूत किया जा रहा है, तो इससे पहले कहीं ना कहीं कांग्रेस की जो विधानमंडल दल की बैठक है जिसमें कि नेता प्रतिपक्ष का चयन किया जाना है, उसको लेकर आज शाम 4 बजे एक बैठक शुरू होने वाली है। तमाम जो 19 जो विधायक इस बार कांग्रेस के चुनकर आए हैं वो इस बैठक में शामिल होंगे और किस चेहरे पर निर्णय लिया जाएगा ये इसमें बैठक में तय किया जाएगा। हालांकि अभी हमने प्रीतम सिंह से भी बात की थी तो उनका सीधे तौर पर यह कहना था कि इस पूरे मामले में जो आलाकमान कहेगा उसी पर मुहर लगेगी। चूंकि अगर देखा जाए तो नेता प्रतिपक्ष के तौर पर प्रीतम सिंह भी फिलहाल पार्टी में हैं, तो उनके नाम पर भी कहीं ना कहीं मुहर लग सकती है। उसके अलावा जो खटीमा से विधायक हैं तो उनके नाम पर भी माफ कीजिएगा, जो यशपाल आर्य है बाजपुर से विधायक है, उनके नाम पर भी कहीं ना कहीं मुहर जरूर लग सकती है। तो कुल मिला के चूंकि यशपाल आर्य के पास एक बहुत बड़ा अनुभव है, वो कई बार के मंत्री रह चुके हैं और विधायक भी वो रह चुके हैं, तो इसके अलावा खासकर जो हरीश धामी है वो युवा चेहरा है, वो भी विधायक है, कांग्रेस के धारचूला से आते हैं, तो हरीश धामी के नाम पर भी कहीं ना कहीं सहमति जो जरूर बन सकती है। कुल मिलाकर जो 3 चेहरे हैं वो सबसे ज्यादा रेस में है। हालांकि प्रीतम सिंह पहले ही कह चुके हैं कि अगर आलाकमान अगर ये कहेगा कि फिर से उन्हें लेकिन संदीप, वैसे तो प्रीतम सिंह नंबर 1 पर बने हुए हैं, लेकिन कांग्रेस की स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है? यूं तो प्रीतम सिंह को सभी जो उनके पास पद थे उनसे मुक्त किया गया है, लेकिन क्या आप कांग्रेस वाकई उनको सदन में ये बड़ी जिम्मेदारी देने को तैयार है या फिर कुछ नए चेहरों पर इस बार दाव लगाने वाली है? जी बिल्कुल, देखिए अगर चूंकि अगर हार के बाद की अगर बात करिए तो कांग्रेस ने सीधे तौर पर प्रदेश अध्यक्ष से इस्तीफा लिया था और कहीं ना कहीं जो नई जो जिम्मेदारियां हैं वो युवाओं के कंधों पर रखने की बात जरूर कांग्रेस ने कही थी। लेकिन इन सब के अगर बीच अगर नेता प्रतिपक्ष के अगर तौर की बात करें तो एक ऐसा जो चेहरा जो कि विधानसभा में विपक्ष के तौर पर अपनी बात उठा पाए, इसके लिए कहीं ना कहीं एक जो जिम्मेदार जो व्यक्ति है या फिर कह सकते हैं कि जिसके पास एक लंबा अनुभव हो, तो उसके लिए कहीं ना कहीं जो प्रीतम सिंह है वो बिल्कुल उस चीज पर खड़े उतरते हैं, तो उन पर कहीं ना कहीं कांग्रेस जरूर दांव खेल सकती है। लेकिन
लेकिन दूसरी तरफ अगर एक युवा चेहरे की अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो हरीश धामी है उनको लेकर कहीं ना कहीं सहमति जरूर बन सकती है, क्योंकि हरीश धामी ने पहले ही ऐलान किया था कि अगर उनके पास जिम्मेदारी अगर उन्हें दी जाती है तो उसका वो बखूबी सामना करेंगे। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए दूसरी तो बात कहीं ना ये है कहीं कि ये वो जरूर खुलकर कांग्रेस की जो अंतरकलह है उस पर बात करते हैं, और दूसरी बात ये है कि अंतरकलह के साथ साथ पार्टी के लिए क्या बेहतर अब हो सकता है उस पर भी वो खुलकर बात करते हैं। क्या ऐसे में इस सब के बावजूद भी उनको फिर से मौका दिया जा सकता है, ये बड़ा सवाल बना हुआ है, क्योंकि अभी तक कांग्रेस की पॉलिटिक्स ही खराब हो चुकी है। कांग्रेस को विपक्ष की जरूरत ही नहीं, क्योंकि कांग्रेस में खुद विपक्ष अपने आप बना हुआ है। विधानसभा में यहाँ पर विधानसभा में जो नेता प्रतिपक्ष होता है वो अलग बात कहता है, प्रदेश अध्यक्ष अलग बात कहता है, खुद को सीएम पद का दावेदार अलग बात कहता है। तो यहाँ पर इस बार ये 3 धड़ों में 4 धड़ों में बटी कांग्रेस ना हो, ऐसे में कांग्रेस क्या इससे ऊपर उठकर इस बार कोई ऐसा चेहरा लाने की तैयारी में है जिसके नाम पर सब एकजुटता के साथ में एक मत अपना दें? जी बिल्कुल, देखिए ये सबसे बड़ी बात है कि क्योंकि कांग्रेस में गुटबाजी कोई नई बात नहीं है। ये पिछले 5 सालों की अगर बात करें या फिर अलग से अगर बात करें पिछले कई सालों की अगर बात करें तो हमेशा कांग्रेस में खुलकर गुटबाजी जरूर सामने आई है। लेकिन अभी हमने पिछले दिनों देखा था कि टिकट वितरण को लेकर लगातार दिल्ली जो दौड़ थी वो कहीं ना कहीं तमाम लोगों की थी। मुख्यमंत्री का चेहरा खुद हरीश रावत अपने आप को बता रहे थे कि जो कि अपनी खुद की सीट हार गए हैं। उसके अलावा जो तमाम जो कई ऐसे नेता थे जिन्होंने कि टिकट वितरण को लेकर अपने अपने जो विधायक प्रत्याशी थे उनको हमेशा आगे किया है। तो ये जो खुलकर जो गुटबाजी थी ये जरूर देखने को मिली थी। उसके बाद हार की जिस तरह से जिम्मेदारी ली गई और एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ने की जो सामने तौर पर जो बात आई थी, उसके बाद हालांकि आला कमान ने जो प्रदेश अध्यक्ष था उनको सीधे तौर पर हटा दिया था और भी संगठनों से कई लोगों ने इस्तीफे दिए थे। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस अब कह रही है कि अब हम सब एक ही झंडे के नीचे हैं, लेकिन जिस तरह से अभी बयानबाजी लगातार एक बार फिर से सामने जरूर आई है। हरीश रावत की ओर से अलग बयान आता है, कांग्रेस जो प्रदेश अध्यक्ष उनकी ओर से अलग बयान आता है, नेता प्रतिपक्ष की ओर से बयान आता है। और सबसे बड़ी बात तो ये कि हरीश धामी जो कि धारचूला से विधायक है वो खुद भी कह चुके हैं कि वो नेता प्रतिपक्ष बनने को तैयार है। हालांकि प्रीतम सिंह भी खुले हाथ मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनका भी ये भी कहना है कि अगर आला कमान उन पर भरोसा जताए तो वो बिल्कुल मैदान में उतरने को तैयार है। तो कह सकते हैं कि अभी भी स्पष्ट नहीं है। अगर भारी सूत्रों से देखा जाए कि कांग्रेस के अंदर क्या चल रहा है उसको लेकर कहीं ना कहीं उठापटक जरूर है। अब देखने वाली बात तो ये कि विधानमंडल दल में किसको नेता चुना जाए और आला कमान किस पर अपनी सहमति लगाता। बिल्कुल, शाम के 4 बजे के बाद लगभग तस्वीर साफ होगी, तो यानी 5 बजे तक क्लियर हो जाएगा कि कौन नेता प्रतिपक्ष होगा। बहुत शुक्रिया संदीप आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। तो शाम के 5 बजे तक लगभग तस्वीर साफ हो जाएगी जब कांग्रेस की बैठक की जब होगी नेताओं की, और उसके बाद तस्वीर साफ हो जाएगी, क्योंकि कल से सेशन शुरू हो रहा है तो जाहिर सी बात है आज तो तस्वीर साफ होगी ही। अगली खबर भी देहरादून से ही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट कर छात्रों को शुभकामनाएं दी हैं। 10वीं 12वीं की परीक्षा शुरू होने पर बधाइयां दी हैं। छात्र छात्राओं के सुखद और बेहतर परिणाम की कामना की है। 10वीं 12वीं की दरअसल परीक्षाएं शुरू हो चुकी हैं और इन परीक्षाओं के शुरू होने पर बधाई दी है। पुष्कर सिंह धामी ने छात्र छात्राओं के सुखद और बेहतर परिणाम की कामना की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट कर छात्रों को शुभकामनाएं दी हैं। ट्वीट करते हुए पुष्कर सिंह धामी ने लिखा है, छात्र छात्राओं को दरअसल वो शुभकामनाएं देने। प्रदेश में 10वीं 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा 28 मार्च से प्रारंभ हो रही हैं। आप बगैर किसी तनाव के मन लगाकर परीक्षा दीजिए। पूरी लगन और मेहनत से किए गए कार्य हमेशा सुखद परिणाम देते हैं। मेरी शुभकामनाएं सदैव आपके साथ हैं। महंगाई को लेकर महिला कांग्रेस का सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। आलू प्याज गैस सिलेंडर को स्कूटी पर रखा और विरोध करना शुरू कर दिया। महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला की अगुवाई में यह प्रदर्शन किया गया है। कांग्रेस भवन से घंटाघर तक विरोध प्रदर्शन हुआ। पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह और चक्राता विधायक विक्रम सिंह भी इस विरोध प्रदर्शन के दौरान मौजूद रही है। तस्वीर आप देख सकते हैं कि सरकार का गठन हो चुका है, चुनाव संपन्न हो चुका है और अब विपक्षी पार्टी की भूमिका में क्योंकि कांग्रेस है तो एक बार फिर से उसमें सक्रियता बढ़ा दी है। महिला कांग्रेस की ओर से दरअसल आज ये प्रोटेस्ट किया गया। आप लगातार देख रहे हैं कि पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो रहा है, गैस सिलेंडर महंगा हो गया है, खाने पीने की वस्तुएं महंगी हो गई हैं, महिलाओं का पूरा बजट फिर से बिगड़ रहा है। ऐसे में एक बार फिर से आप देख सकते हैं महंगाई को लेकर महिला कांग्रेस सड़कों पर उतर आई है और आलू प्याज गैस सिलेंडर को स्कूटी में रखकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया।
और यहाँ जो स्लोगन है वो पूर्ण आप बहुमत देख की सकते सरकार हैं। बनने के बाद आखिरकार विपक्ष में बैठी हुई कांग्रेस कहीं ना कहीं भाजपा पर हमलावर हो गई है। सीधे तौर पर जिस तरह से कांग्रेस का कहना है कि जो वादे भाजपा सरकार ने चुनाव में आने से पहले किए थे वो अब दूर दूर तक कहीं नहीं दिखते हैं, क्योंकि महंगाई लगातार बढ़ चुकी है और इसी के विरोध में आज कांग्रेस खुलकर सड़कों पर आ गई है। मेरे साथ महिला प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस की है। मैडम, आपसे जानना चाहेंगे, वादे जरूर किए थे भाजपा सरकार ने, लेकिन आप अब एक बार सड़क पर उतर गए हो आज विपक्ष के रूप में, कहना चाहेंगे? मेरा कहना है कि जो भाजपा की सरकार है, जो नरेंद्र मोदी जी और जो उनकी सरकार है, वो सिर्फ वादे करती है, वो लोगों के लिए काम नहीं करती। और इसका असर आप लोगों को दिख रहा होगा कि जैसे ही महंगाई इलेक्शन खत्म हुआ, इन्होंने वापस महंगाई बढ़ा दी है। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा दिए, रसोई गैस के दाम बढ़ा दिए, राशन फिर से महंगा हो गया, सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। मेरा उनसे पूछना है कि ऐसा क्या है कि इलेक्शन खत्म होते ही आपने दोबारा से ये लूट शुरू कर दी है? तो ये जो गवर्नमेंट है, हम लोग इनको चेताना चाह रहे हैं कि भले हम चुनाव हार गए होंगे, लेकिन जनता की आवाज उठाना हम बिल्कुल नहीं रुकेंगे, नहीं थकेंगे। बिल्कुल, और ये तस्वीर आपको दिखाऊंगा मैं, ये टमाटर प्याज जिस तरह से सब्जी के दाम बढ़े हैं, इसको लेकर एक विरोध प्रदर्शन जताया जा रहा है। टमाटर प्याज यहाँ पर रखा गया है, तेल भी यहाँ पर रखा गया है, और स्कूटी इसलिए रखी गई है कि पेट्रोल के दाम लगातार बढ़े हैं। मेरे साथ आप भी हैं मैडम, विरोध स्वरूप आप ये कर रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार वादे किए गए थे, क्या लगता नहीं है कि आप फिर दोबारा से एक बार लगातार पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं? क्या वजह क्या? नहीं, बिल्कुल ठगने का काम किया है जनता को। 5 राज्यों में जब तक चुनाव थे तब तक आपने चुप्पी साधे रखी, और अब धीरे धीरे आप प्रतिदिन जिस तरह से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा रहे हैं, और सबको पता है कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हैं तो अन्य खाद्य सामग्री के दाम बढ़ने लाजमी है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी संघर्ष का दूसरा नाम है। भले ही हमें विपक्ष में बैठाया हो जनता ने, लेकिन हम आवाज उठाना बंद नहीं करेंगे। बिल्कुल, तो सीधे तौर पर कांग्रेस का कहना है कि भले ही हमें विपक्ष में बिठा दिया गया हो, लेकिन जिस तरह से बीजेपी ने तमाम वादे किए थे कि सरकार अगर उनकी आती है तो महंगाई पूरी तरह से कंट्रोल की जाएगी, लेकिन विरोध स्वरूप कहीं ना कहीं कांग्रेस आज सड़कों पर उतर चुकी है। महिलाएं आप देख पा रहे हैं कि मेरे पीछे तमाम नारेबाजी कर रही हैं, और सीधे तौर पर इनका कहना है कि जिस तरह से सरकार ने पेट्रोल डीजल और सब्जियों के दाम बढ़ाए हैं लगातार, उनको कहीं ना कहीं वापस जरूर लिया जाना चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट राजन बडोला के साथ संदीप नेगी, न्यूज ऑन इंडिया, देहरादून। कांग्रेस लगातार सड़कों पर है, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी ने वादा किया था कि लगातार अगर वो सत्ता में आते तो महंगाई पर जरूर लगाम लगेगा, ये कुल मिलाकर कांग्रेस का कहना है। और लिहाजा आज कांग्रेस का ये पहला प्रदर्शन है। मेरे साथ कई बार के मंत्री रह चुके और पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह जी हैं। सर, कहीं ना कहीं आज विरोध स्वरूप आप सड़कों पर उतर गए हैं। जिस तरह से लगातार वादे किए गए थे कि सत्ता में आने के बाद कहीं ना कहीं कैबिनेट जो होगी उसमें अहम फैसले लिए जाएंगे, क्या कुछ कहना है आपका? देखिए, सत्ता में बैठे हुए लोगों ने जिस तरीके से देश के अंदर महंगाई बढ़ाने का काम किया है वो आपके सामने। पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं, गैस के दाम आसमान छू रहे हैं। स्वाभाविक बात है, महंगाई अपने चरम पर है, आदमी का जीना दुर्लभ हो गया है। हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी ने कांग्रेस जनों का आह्वान किया है कि सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरने का काम करे, और आज महिला कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ इस प्रदर्शन का आयोजन किया। सर, कल से विधानसभा सत्र भी शुरू होना है, तो क्या कुछ रणनीति रहेगी आप लोगों की, क्योंकि उससे पहले विधानमंडल दल की बैठक भी होनी है, नेता प्रतिपक्ष भी चुना जाना है? देखिए, आज साढ़े 4 बजे प्रदेश प्रभारी जी द्वारा कांग्रेस विधानमंडल दल की बैठक जो है कांग्रेस भवन में आहूत की गई है, और निश्चित रूप से कल से सत्र प्रारंभ है। और जो सत्र की अवधि है बहुत कम है, लेकिन इस कम अवधि में जनहित से जुड़े हुए मुद्दों को हम सदन के अंदर प्राथमिकता के आधार पर उठाने का काम करेंगे। कब तक सर नेता प्रतिपक्ष नाम का जो क्लियर हो जाएगा, फिर प्रदेश अध्यक्ष भी बनना है, क्या कुछ है? नहीं, देखिए, आप वो प्रश्न मुझसे पूछ रहे हैं जिसके लिए मैं अधिकृत नहीं हूँ। ये राष्ट्रीय नेतृत्व और कांग्रेस विधानमंडल दल जो है नेता प्रतिपक्ष के परिप्रेक्ष्य में फैसला लेगा, और प्रदेश अध्यक्ष के परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सोनिया गांधी जी फैसला लेंगे। तो ये थे हमारे साथ चक्राता से विधायक प्रीतम सिंह जी। इनका सीधे तौर पर कहना है कि कहीं ना कहीं जो विधानसभा सत्र है जो कल से आहूत होने जा रहा है उसकी अवधि जरूर कम है, लेकिन विपक्ष पुरजोर तरीके से सदन में सरकार को घेरने का काम करेगा। वीडियो जर्नलिस्ट राजन बडोला के साथ संदीप नेगी, न्यूज ऑन इंडिया, देहरादून। उत्तराखंड विधानसभा का सत्र शुरू होने जा रहा है। सरकार 4 महीने अपने खर्च चलाने के लिए लेखा अनुदान यानी कि बजट लाने जा रही है। इस मौके पर न्यूज 1 इंडिया से बातचीत करते हुए संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। सरकार का कल से विधानसभा सत्र शुरू होने जा रहा है और कभी विधानसभा अध्यक्ष रहे प्रेमचंद अग्रवाल जी कैबिनेट मंत्री बने हैं और सबसे पहले विभाग भी नहीं मिला है संसदीय कार्य मंत्री का, पूजा अर्चना भी की है। इनसे पूछते हैं, सर कल से सत्र शुरू हो रहा है, क्या तैयारी है? देखिए, कल से सत्र शुरू हो रहा है। अभी हम कार्य मंत्रणा समिति के लिए हम बैठने वाले हैं। निश्चित रूप से उसमें हम कल का एजेंडा हम लोग तय करेंगे।
और आप जानते हैं कि पहला दिन हमारा महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण से शुरू होगा और इसमें लेखानुदान भी आ रहा है, क्योंकि अगले 4 महीने के लिए लेखानुदान हम लोग इसमें पास करेंगे। सर, संसदीय कार्य मंत्री एक बड़ी जिम्मेदारी है, मुख्यमंत्री के विभागों का भी आपको जवाब देना है, अन्य विभागों का भी जवाब आपको देना है, कैसे देखते हैं? बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। मैं निश्चित रूप से अपने हाईकमान का धन्यवाद कर रहा हूँ। मेरे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का, आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी का, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा साहब का, हमारे BL संतोष साहब का, और अपने युवा मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी का, और तमाम नेताओं का जिन्होंने मेरे पे ये भरोसा जताया है। कोशिश करूँगा अब उसको अच्छी तरह से मैं निभा सकूँ। और स्वाभाविक तौर से जैसा आपने कहा कि अभी तक अध्यक्ष विधानसभा के रूप में और अब संसदीय कार्य मंत्री के रूप में जिम्मेवारी जो भी मिलती है एक कार्यकर्ता के नाते उसे निर्वहन भी करते हैं और कोशिश करते हैं उसे अच्छे ढंग से निभाएं। विधानसभा छोड़ नहीं रही आपको? धन्यवाद है सभी का। ये मेरे माता पिता का आशीर्वाद मेरे ऊपर है, मेरे पूर्वजों का आशीर्वाद है, मेरे कुलदेवी का आशीर्वाद है, भगवान माँ गंगे का आशीर्वाद है, और आप जैसे मेरे साथियों का ये प्यार है और ये बना रहे, मैं तो ये भी कहना चाहूँगा। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री BL संतोष 4 अप्रैल को उत्तराखंड दौरे पर रहेंगे। विधानसभा चुनाव में मिली करारी जो जीत है, देखिए बैठक उसके बाद यहां की जाएगी। बीजेपी ने अभी से 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं, यानी कि अगली बार सभी विधानसभा बीजेपी के खाते में हो, तैयारी इसको लेकर है। उत्तराखंड की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड जीत दी है, जिसके लिए हम उत्तराखंड की महान जनता का धन्यवाद करते हैं। लेकिन आशानुरूप 23 सीटों पर जिन पर हमारी हार हुई है, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी प्रदेश नेतृत्व के द्वारा एक समिति का गठन किया गया है, जो उन कारणों का पता लगाएगी किस कारण से हम इस सीट पे हार हुई है। इसके लिए वो रिपोर्ट तैयार करके प्रदेश नेतृत्व को देंगे, और साथ ही आने वाले 2024 में आम चुनाव होने जा रहे हैं, उसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रह जाए। इन कारण उसके रहे हैं उनको दूर करने के लिए 2024 की तैयारी के लिए ये सब हमारी प्रदेश नेतृत्व। ऋषिकेश में IDPL स्थित DRDO अस्पताल के बाहर मेडिकल स्टाफ ने एम्स प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया, जिसमें DRDO अस्पताल में तैनात 130 नर्सिंग ऑफिसर और 13 लैब टेक्नीशियन शामिल रहे। मेडिकल स्टाफ ने यह आरोप लगाया कि 31 मार्च के बाद उनकी सेवाएं समाप्त की जाने से वो बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि जब जरूरत पड़ी तो उनको बुला लिया गया। यूज एंड थ्रो के रूप में उनका इस्तेमाल हो रहा है, उनको टेकन फॉर ग्रांटेड लिया जा रहा है। पहले भी उन्हें एक बार नौकरी से निकाला गया था, लेकिन कोरोना संक्रमित मरीजों की जब संख्या बढ़ी तो उनको फिर बुला लिया गया। आज जब फिर से हालात बेहतर हुए तो उनको बाहर निकाला जा रहा है, उनको बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है, और इसी के चलते पानी बिजली के कनेक्शन तक काटे जा रहे हैं ताकि मेडिकल स्टाफ को परेशान किया जा सके। यहाँ पे आया था 10 हो गए, 6 महीने के लिए एम्स में रखा इन्होंने, फिर डाल दिया गया 1 दिन पहले, दोबारा इन्होंने, फिर उसके बाद में अभी हम यहाँ, फिर अभी कोई टर्मिनेट लेटर नहीं है, फिर भी हमें 30 बता दिया गया है, और काट दी गई है 25 से लाइट की, अभी कोई लाइट का प्रबंध नहीं है, वगैरह पानी का वो नहीं। हमारे लिए नर्सिंग है, उसमें फीमेल स्टाफ ज़्यादा है। गए थे कल यहाँ से हम 6-7 लोग गए थे, SDM ऑफिस गए थे, वहाँ SDM सर हमें मिले नहीं। उसके बाद हमें जो है उनसे तहसीलदार मैम से मिलवाया गया। वहाँ पे जाके हमने हमारी बात रखी, तो हमने कहा कि मैम हमारी कोई बात नहीं सुन रहा है, प्रशासन को हमने ज्ञापन दे दिया है और अब हमारी सुनने वाला कोई नहीं है। तो इसीलिए हमने मैम को बोला कि मैम हम इस तरीके से आपको ज्ञापन देना चाह रहे हैं कि हम वहाँ पे कोई हमारा प्रदर्शन कर सकें या इस तरीके से कर सकें। तो उन्होंने मैम ने हमें क्लियर मना कर दिया कि नहीं, इस तरीके से तुम्हारे ऊपर धारा ये हो जाएगा। काफ़ी पिछले 10 महीने से हम यहाँ लगातार अपनी सेवा दे रहे हैं। सभी नर्सिंग स्टाफ और जो भी कर्मचारी पैरामेडिकल स्टाफ सारे क्या करें, हमारी सेवाएं लगातार चल रही हैं। और उस दौरान क्या है कि हमें 2021 के दौरान जब लहर दूसरी चल रही थी, उस दौरान हम रिक्रूट किया गया था। एम्स प्रशासन ने हमें क्या किया, रिक्रूट किया था। सभी लोग हम यहाँ पर कार्य अपना कर रहे हैं,
बीच में क्या हुआ कि उन लोगों ने हमें बीच में बिना किसी प्रायर नोटिस के हमें टर्मिनेट कर दिया गया था, और वो भी हमें जो नोटिस मिला था वो व्हाट्सएप पे एक दिन पहले मिला था। हमने बिना पूछे या फिर हमने एक दो ने बात भी की तो हमारी बात दबा दी गई, तो हम चुपचाप रह गए थे। रुद्रप्रयाग में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की अनदेखी होती नजर आ रही है। यहाँ जो रोड है वो जानलेवा बना हुआ है। मोटर मार्ग पर जगह जगह बने गड्ढे और डामरीकरण उखड़ने से रोड पर कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। हालांकि ये रोड बहुत पुराना नहीं, लेकिन इसके गड्ढों को देखकर आपको लगेगा जैसे ये रोड न जाने सदियों पुराना ही क्यों ना हो। अब लोग यहाँ जो गुणवत्ता है उसको लेकर सवाल उठा रहे हैं। 2019 में ही तैयार हुए रोड की हालत आज ये हो चुकी है। ग्रामीणों ने डीएम से निर्माण की जांच की मांग की है। 2019 में डीएलपी से बाहर हो चुका है। उस पे हमारे द्वारा मेंटेनेंस के लिए 109 लाख का एस्टिमेट विभाग को भेजा गया। धन आवंटन न होने के कारण उसमें पीसी करना संभव नहीं हो पा रहा है। वर्तमान में अभी रिसेंटली शासन में एक बैठक आहूत की गई थी, उसमें जो पीएमजीएसवाई में डीएलपी से बाहर मोटर मार्ग हो चुके हैं उनको पीडब्ल्यूडी को स्थानांतरित करने के आदेश हुए हैं।